हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद काजल। यह वीडियो यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस पीवाईक्यू का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, सही कथनों की पहचान करें। ए, 7वें शिखर सम्मेलन में गरीबी उन्मूलन पर सर्वसम्मति को अंगीकृत किया गया था। बी, यूसिपे मैजनी ने ऑन नेशनलिटी पुस्तक लिखी। सी, बी.डी. सावरकर ने अभिनव भारत समाज की स्थापना की। डी, जोगेन हैबरमास फ्रैंकफर्ट स्कूल की दूसरी पीढ़ी के अग्रणीय प्रतिपादक हैं। ई, भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका से योजना निर्माण प्रक्रिया को अपनाया। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए, बी, सी, डी, ई सेकंड, सी, ई थर्ड, ए, बी, डी फोर्थ, ए, बी, सी, डी। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सातवें सार्क शिखर सम्मेलन में गरीबी उन्मूलन पर सर्वसम्मति को अंगीकृत किया गया। राइट। यूसिपे मैजनी ने ऑन नेशनलिटी पुस्तक लिखी। सही। बी.डी. सावरकर ने अभिनव भारत समाज की स्थापना नहीं की। गलत। बी.डी. सावरकर ने अभिनव भारत समाज की स्थापना की थी 1904 में। जोगेन हैबरमास फ्रैंकफर्ट स्कूल की दूसरी पीढ़ी के अग्रणीय प्रतिपादक हैं। राइट। भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका से योजना निर्माण प्रक्रिया को अपनाया। गलत, ये रसिया से अपनाया था। तो आंसर हो गया ए, बी और डी। आंसर हो गया थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सही कथनों की पहचान करें। ए, एंथनी स्मिथ ने पुस्तक द एथिक ऑरिजिन्स ऑफ नेशन लिखी। बी, अर्नेस्ट गैलर ने पुस्तक नेशन एंड नेशनलिज्म में राष्ट्रवाद के विचार पर बल दिया। सी, मैकलन एक्स आध्यात्मिक और सांस्कृतिक गृहभूमि के रूप में अफ्रीका की पुनर्खोज के लिए तर्क दिया। डी, जॉन लॉक का समान इच्छा का सिद्धांत वह बीज था जिससे 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के दौरान राष्ट्रवादी विचारों का उदय हुआ। ई, एरिक हॉब्सबॉम ने आविष्कृत परंपराओं पर प्रकाश डाला। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। एंथनी स्मिथ ने पुस्तक द एथिक ऑरिजिन ऑफ नेशन लिखी। राइट। अर्नेस्ट गैलर ने पुस्तक नेशंस एंड नेशनलिज्म में राष्ट्रवाद के विचार पर बल दिया। राइट। मैकलन एक्स आध्यात्मिक और सांस्कृतिक गृहभूमि के रूप में अफ्रीका की पुनर्खोज के लिए तर्क दिया। सही। जॉन लॉक का समान इच्छा का सिद्धांत वह बीज था जिसे 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के दौरान राष्ट्रवादी विचारों का उदय हुआ। गलत। सामान्य इच्छा का सिद्धांत रूसो का था, ना कि जॉन लॉक का था। थर्ड, एरिक हॉब्सबॉम ने आविष्कृत परंपराओं के विचार पर प्रकाश डाला। तो सही है ए, बी, सी, ई। आंसर हो गया फोर्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक सिद्धांतकारों के संबंध में सही कथनों का चयन करें। ए, मेरी वॉल्सटैनोक्राफ्ट ने स्त्रियों के समान अधिकारों पर बल दिया। बी, हन्ना अरेंट ने सर्वाधिकारवाद के मूल में नाजीवाद और स्टालिनवाद दोनों का परीक्षण किया। सी, एंटोनियो ग्राम्सी ने प्रसिद्ध पुस्तक ऑन पीपल्स डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप लिखी। फ्रंटस फैनान ने प्रसिद्ध पुस्तक ब्लैक स्किन वाइट मार्क्स लिखी। ई, अपनी प्रसिद्ध पुस्तक पॉलिटिक्स अमंग नेशन में अरस्तु ने मिश्रित सरकार प्रणाली का पक्ष समर्थन किया। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मैरी वॉल्सटैनोक्राफ्ट ने स्त्रियों के समान अधिकारों पर बल दिया। सही। मैरी वॉल्सटैनोक्राफ्ट की बुक का नाम है अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन। हन्ना अरेंट ने सर्वाधिकारवाद के मूल में नाजीवाद और स्टालिनवाद दोनों का परीक्षण किया। राइट। एंटोनियो ग्राम्सी ने प्रसिद्ध पुस्तक ऑन पीपल्स डिक्टेटरशिप लिखी। गलत। एंटोनियो ग्राम्सी की बुक का नाम है मॉडर्न प्रिंस। फ्रंटस फैनान ने प्रसिद्ध पुस्तक ब्लैक स्किन वाइट मार्क्स लिखी। सही। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक पॉलिटिक्स अमंग नेशन मार्गेनथाउ की है, अरस्तु की नहीं है। और अरस्तु की बुक है पॉलिटिक्स। अरस्तु की बुक का नाम है
पॉलिटिक्स। तो इसका आंसर होगा ए सही है, बी सही है और डी सही है। ए बी डी इसका आंसर होगा फोर्थ। चलिए इसकी एक बार व्याख्या देख लेते हैं। मैरी वॉलस्टैनोक्राफ्ट की बुक का नाम है विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन और हन्ना अरेंड की बुक का नाम है द ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरिज्म। फ्रंटेज फैनन की बुक का नाम है ब्लैक स्किन वाइट मार्क्स। अरस्तु की बुक है पॉलिटिक्स। मार्गेनथाउ की बुक है पॉलिटिक्स अमंग नेशन। एंटोनियो ग्राम्सी की बुक का नाम है प्रिजन्स नोटबुक्स और द मॉडर्न प्रिंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिंकिंग पिन मॉडल की धारणा की कल्पना किसने की? इसका आंसर होगा फ्रांसिस लिकर्ड ने। फ्रांसिस लिकर्ड की एक और है प्रबंधन की 4 शैलियाँ भी फ्रांसिस लिकर्ड द्वारा दी गई हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। लिंकिंग पिन मॉडल रेनिन लिकर्ड द्वारा विकसित एक विचार है। यह संगठनों को कई ओवरलैपिंग कार्य इकाइयों के रूप में प्रस्तुत करता है, जिसमें एक इकाई का सदस्य दूसरी इकाई का नेता होता है। इस योजना में पर्यवेक्षक प्रबंधक के पास एकता बनाए रखने और अपने पर्यवेक्षित समूह के भीतर अपनेपन की भावना पैदा करने और वरिष्ठ और समानांतर प्रबंधन कर्मचारियों के साथ बैठकों में उस समूह का प्रतिनिधित्व करने का दोहरा कार्य हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात शांति के आधार के रूप में 14 बिंदुओं की व्यवस्था दी? फर्स्ट थियोडोर रूजवेल्ट, सेकंड जेम्स मैडिसन, थर्ड मिलार्ड फिल्मोर, फोर्थ वुडरो विल्सन। इसकी व्याख्या है, इसका आंसर है वुडरो विल्सन। वुडरो विल्सन ने 14 बिंदुओं दिए प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात शांति के आधार के रूप में 14 बिंदुओं की व्यवस्था दी। वह एक प्रगतिशील डेमोक्रेट थे। राष्ट्रपति के रूप में विल्सन ने देश की आर्थिक नीतियों को बदल दिया और संयुक्त राज्य अमेरिका को प्रथम विश्व युद्ध में ले गए। वह संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख वास्तुकार थे। राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1999 में और राष्ट्र संघ के प्रमुख वास्तुकार थे वुडरो विल्सन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। वर्तमान दलाई लामा भारत में कब आए? ए 1959, बी 1960, सी 1961, डी 1963। तो दलाई लामा आए थे, इसका आंसर होगा 1959। 1959 में दलाई लामा भारत आए। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वर्तमान दलाई लामा भारत में वर्ष 1959 में आए। 14वें दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो का जन्म 6 जुलाई 1935 को हुआ। वर्तमान में तिब्बती बौद्ध धर्म के सर्वोच्च आध्यात्मिक नेता और प्रमुख हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। कौन इस्लामिक दुनिया में पहली लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित प्रधानमंत्री बनी? ए शेख हसीना वाजिद, बी हिना रब्बानी खार, 3 खालिदा जिया, 4 बेनज़ीर भुट्टो। इसका आंसर होगा बेनज़ीर भुट्टो। बेनज़ीर भुट्टो इसका आंसर। बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बनी थी और शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी। अभी वहाँ पर मिलिट्री रूल आ चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बेनज़ीर भुट्टो इस्लामिक दुनिया में पहली लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित प्रधानमंत्री थी। बेनज़ीर भुट्टो एक पाकिस्तानी राजनीतिज्ञ और राजनेता थी, जिन्होंने वर्ष 1988 से 1990 तथा वर्ष 1993 से 1996 तक पाकिस्तान की 11वीं और 13वीं प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। डीप इकोलॉजी गहन पारिस्थितिकी शब्द की खोज किसने की? ए अर्नेस्ट नेस, बी कैरोलिन मार्चेंट, सी रसेल कॉर्सन, 4 मुरे बुकेहिन। डीप इकोलॉजी के शब्द की खोज की थी अर्नेस्ट नेस ने। और रचेल कर्सन की बुक का नाम है साइलेंट स्प्रिंग। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं।
डीप इकोलॉजी गहन पारिस्थितिकी शब्द अर्नेस्ट नेस की खोज है। नॉर्वेजियन दार्शनिक अर्नेस्ट नेस द्वारा वर्ष 1973 के एक लेख में डीप इकोलॉजी शब्द गढ़ा गया। उनका मानना था कि डीप इकोलॉजी पारिस्थितिकी चेतना और मनुष्यों और जीव मंडल के बीच साझा पहचान को बढ़ावा देने का एक तरीका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ग्रेबियल आलमंड ने प्रभावक समूह जैसे प्रेशर ग्रुप को भिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया। सही को पहचाने। ए साचार्यात्मक समूह, बी गैर साचार्यात्मक समूह, सी संस्थात्मक समूह, डी एनोमिक समूह, ई गैर एनोमिक समूह। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। साचार्यात्मक समूह, गैर साचार्यात्मक समूह, संस्थात्मक समूह और एनोमिक समूह। ए बी सी डी। इसका आंसर होगा 4। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या। ग्रेबियल आलमंड ने प्रभावक समूह प्रेशर ग्रुप को भिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। ये है साचार्यात्मक समूह, गैर साचार्यात्मक समूह, संस्थात्मक समूह और एनोमिक समूह। संस्थात्मक हित समूह में आमतौर पर विधायिका, कार्यपालिका, नौकरशाही आदि। गैर साचार्यात्मक या गैर संघीय हित समूह आमतौर पर अच्छी तरह से संगठित नहीं होते और उनकी गतिविधि सामने वाले के मुद्दे पर निर्भर करती है। एनोमिक हित समूह सामान्यतः स्वतः स्फूर्त होते हैं और किसी विशेष हादसा पर सामूहिक रूप से प्रतिक्रिया देते हैं। संस्थात्मक संबंधी हित एसोसिएशन किसी विशेष मुद्दे का प्रतिनिधित्व करने के लिए बनाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। भारत में लोकसभा अध्यक्ष ने वर्ष 1954 में निम्नलिखित मुद्दे के परीक्षण के लिए पार्सकर समिति की नियुक्ति की। ए पंचायती राज, बी मूल कर्तव्य, सी प्रदत्त विधायन, डी धन विधेयक। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसका आंसर होगा प्रदत्त विधायन। 3 प्रदत्त विधायन। भारत में लोकसभा अध्यक्ष ने वर्ष 1954 में प्रदत्त विधायन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के मुद्दे के परीक्षण के लिए पार्सकर समिति की नियुक्ति की थी। इस समिति का मुख्य उद्देश्य प्रदत्त विधायन की प्रक्रिया और इसके प्रभावों का अध्ययन करना है। समिति में यह सुझाव दिया कि कैसे प्रदत्त विधायन का अधिक पारदर्शी और उत्तरदायी बनाया जा सकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विधायिका की शक्तियों का दुरुपयोग ना हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस संगठन ने वर्ष 2017 का नोबेल शांति पुरस्कार जीता? चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 2017 का नोबेल शांति पुरस्कार आईकेन द इंटरनेशनल कैंपेन टू एबॉलिश न्यूक्लियर वेपन्स को दिया गया। यह पुरस्कार 10 दिसंबर 2017 को नॉर्वे के ओस्लो में आयोजित एक समारोह में प्रदान किया गया। तो इसका आंसर होगा द इंटरनेशनल कैंपेन टू एबॉलिश न्यूक्लियर वेपन्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सही कथनों की खोज करें। ए योजना आयोग के समान नीति आयोग को भी भारत सरकार के एक कार्यकारी प्रस्ताव द्वारा गठित किया गया था। बी ग्राहक संरक्षण अधिनियम 2023 ने पहले के ग्राहक संरक्षण अधिनियम 1986 को निरस्त और प्रतिस्थापित कर दिया है। सी नागरिकों की शिकायतों के निवारण के लिए विश्व में सबसे पहला लोकतांत्रिक संस्थान रूस का ओम्बुड्समैन है। डी भारत के प्रथम प्रशासनिक सुधार ने लोकपाल और लोकायुक्त के गठन की अनुशंसा की। ई भारत के प्रथम आरएसी के अध्यक्ष मोरारजी देसाई थे। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। योजना आयोग के समान नीति आयोग को भी भारत सरकार के एक कार्यकारी प्रस्ताव द्वारा गठित किया। सही है। नीति आयोग को 1 जनवरी 2015 को बनाया गया था। ग्राहक संरक्षण अधिनियम 2023 ने पहले के ग्राहक संरक्षण अधिनियम 1986 को निरस्त और प्रतिस्थापित कर दिया। गलत। ग्राहक संरक्षण अधिनियम 1986 को संशोधित किया गया है, ना कि निरस्त और प्रतिस्थापित। नागरिकों की शिकायतों के निवारण के लिए विश्व में पहला लोकतांत्रिक संस्थान रूस का ओम्बुड्समैन है। गलत। ओम्बुड्समैन स्वीडन का है। सबसे पहले स्वीडन में 1809 में ओम्बुड्समैन प्रणाली की शुरुआत की गई थी। डी भारत के प्रथम प्रशासनिक सुधार ने लोकपाल और लोकायुक्त के गठन की अनुशंसा की। सही है। और भारत के प्रथम एआरसी के अध्यक्ष मोरारजी देसाई थे। यह भी सही है। आंसर होगा ADE मतलब थर्ड आंसर सही है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं।
नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को भारत सरकार द्वारा कार्यकारी आदेश के माध्यम से की गई, जिसका उद्देश्य आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना है। भारत के प्रथम प्रशासनिक सुधार ने लोकपाल और लोकायुक्त के गठन की अनुशंसा की थी। भारत में पहले प्रशासनिक सुधार आयोग की अध्यक्षता मोरारजी देसाई ने की थी। बाद में हनुमंतैया ने इसकी अध्यक्षता की थी। साथ ही ग्राहक संरक्षण अधिनियम 2023 ने तो 1986 के अधिनियम को निरस्त नहीं किया, बल्कि इसे संशोधित किया है और ओम्बुड्समैन की अवधारणा सबसे पहले स्वीडन में 1809 में स्थापित की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। किसने हिंदुत्व की विचारधारा के शास्त्रीय ग्रंथों में पितृभू फादरलैंड और पुण्यभू होली लैंड के विचारों को प्रस्तावित किया? ए. एम.एन. रॉय, बी. जयप्रकाश नारायण, सी. विनायक दामोदर सावरकर, फोर्थ महात्मा गांधी। इसका आंसर होगा विनायक दामोदर सावरकर। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। विनायक दामोदर सावरकर ने हिंदुत्व की विचारधारा के शास्त्रीय ग्रंथों में पितृभू फादरलैंड और पुण्यभू होली लैंड के विचार को प्रस्तावित किया। सावरकर के अनुसार हिंदू वह है जो भारत को अपनी पितृभूमि और पुण्यभूमि समझे, परंतु राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अध्यक्ष मोहन भागवत कहते हैं कि हर भारतीय हिंदू है। महात्मा गांधी की राम राज्य की संकल्पना, जयप्रकाश नारायण की समग्र क्रांति या संपूर्ण क्रांति का नारा तथा दल विहीन प्रजातंत्र एवं एम.एन. रॉय का मानववाद संबंधी विचार प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय राष्ट्रपति ने जीर्णोद्धार किए गए सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन किया? ए. राजेंद्र प्रसाद, बी. ज्ञानी जेल सिंह, सी. नीलम संजीव रेड्डी, 4. राधाकृष्णन। इसका आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के पहले राष्ट्रपति भी थे। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। राधाकृष्णन भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने जीर्णोद्धार किए गए सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन किया। भारत के प्रथम राष्ट्रपति और बिहार के लाल कहे जाने वाले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने वर्ष 1951 में 11 मई को सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन कर शिवलिंग की स्थापना की। ज्ञानी जेल सिंह भारत के 7वें राष्ट्रपति थे 1982 से 87 के बीच में। सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के द्वितीय राष्ट्रपति थे, जिनका कार्यकाल 1962 से 67 तक था। और नीलम संजीव रेड्डी 6वें राष्ट्रपति थे 1977 से इमरजेंसी के बाद 1977 से 1982 तक राष्ट्रपति रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। उग्र मानववाद की धारणा किसने दी? ए. महात्मा गांधी, बी. राजा राम मोहन राय, सी. स्वामी विवेकानंद, डी. एम.एन. रॉय। इसका आंसर होगा 4th एम.एन. रॉय। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। उग्र मानववाद की धारणा एम.एन. रॉय ने दी। मावेंद्र नाथ रॉय नव मानववाद को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, जिसके द्वारा मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता बन सकता है, ऐसा उनका विचार था। इस उग्र मानववाद, जो कि नव मानववाद के रूप में जाना गया, में ना तो राष्ट्रवाद की भावना का समावेश है और ना ही रंगभेद का। उन्होंने विचारों में मानव की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सर्वोपरि माना और वैश्विक परिदृश्य में पेट्रार्क को पारंपरिक रूप में मानवता का पिता कहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान से संबंधित निम्नलिखित केसों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। गोलकनाथ केस 1967, केशवानंद भारती केस 1973, मिनर्वा मिल्स केस 1980, ए.के. गोपालन केस 1950 और इंदिरा साहनी केस 1992। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। ए बी सी डी ई, सेकंड डी ए बी सी ई, थर्ड ई ए बी सी डी, फोर्थ ई सी डी बी ए। चलिए इसके व्याख्या देख लेते हैं। गोलकनाथ केस सबसे पहले आएगा, ए.के. गोपालन केस डी, फिर गोलकनाथ केस 1967 डी ए। इसका आंसर होगा सेकंड डी ए बी, केशवानंद भारती केस को, जिसमें भारतीय संविधान का बुनियादी ढांचा प्रस्तुत किया गया था। मिनर्वा मिल्स केस में
फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बीच संबंध को बताया गया था। इंदिरा साहनी केस रिजर्वेशन से संबंधित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ए के गोपालन केस 1950, गोलकनाथ केस 1967, केशवानंद भारती बाद 1973, मिनर्वा मिल्स केस 1980 तथा इंदिरा साहनी केस 1992। इंदिरा साहनी केस में पिछड़ा वर्ग आरक्षण के प्रावधानों के विरुद्ध 3 आपत्तियां उठाई गईं। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि अनुच्छेद 368(4) विधि सम्मत नहीं है, क्योंकि यह न्यायिक पुनर्वलोकन को समाप्त करने के लिए पारित किया गया था। यह आधारभूत लक्षण का उल्लंघन माना गया। केशवानंद भारती मामले को मौलिक अधिकार मामले के रूप में भी जाना जाता है। न्यायालय ने 7-6 के निर्णय में संविधान के उन संशोधनों को रद्द करने के अपने अधिकार पर बल दिया जो संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन करते हैं। तो केशवानंद भारती केस मूल संरचना से संबंधित है। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।